तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। आई विल बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट की एपिसोड 01 के साथ हाजिर हूँ। एपिसोड की शुरुआत में टियानवू कॉन्टिनेंट के बारे में बताया जाता है कि टियानवू कॉन्टिनेंट एक ऐसा कॉन्टिनेंट जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पावरफुल लोगों की रिस्पेक्ट की जाती है और अगर तुम्हारे पास पावर्स नहीं है और तुम एक कचरे समझे जाते हो और हमेशा तुम्हें बुली किया जाता है। यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें ज़ीलियन किंगडम का दिखाया जाता है जहाँ पर यूलैंड सिटी होता है। यूलैंड सिटी के अंदर में फैंग हाउस का सीन दिखाते हैं। ठीक है, 4 बड़ी फैमिलीज में से एक बड़ी फैमिली जिसका नाम फैंग फैमिली है। तो फैंग फैमिली के आउटर डिसाइपल्स को दिखाते हैं कि वो वहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तो वो सभी डिसाइपल्स वहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और मास्टर उन सभी लोगों से कह रहे होते हैं कि तुम सभी को यहाँ पर जी जान लगाकर ट्रेनिंग करनी होगी। अगर तुम जी जान लगाकर ट्रेनिंग नहीं करोगे तो फिर तुम सभी लोग यहाँ पर कचरा कहलाए जाओगे। और सभी बच्चे भी वहाँ पर बड़ी मेहनत के साथ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और उनमें से एक बच्चा कहता है ये तो हम सभी लोगों के साथ ज्यादती है, हम सभी लोग कल्टीवेट कर सकते हैं और यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमें यहाँ पर बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ती है। जबकि हमारे पैट्रियार्च का बेटा फैंग लू जो है वो रूम के अंदर बैठा रहता है और साथ ही उसे सबसे बेस्ट मेडिसिनल पिल्स दी जाती है और जड़ी बूटियां दी जाती हैं। तो यहीं पर एक और लड़का होता है जिसका नाम फैंग ली होता है। तो फैंग ली हमारे फैंग लू के बाद यहाँ पर सेकंड मोस्ट पावरफुल लड़का होने वाला है। तो वो अपनी जनरेशन का सबसे बेस्ट डिसाइपल है। तो वो उस लड़के से कहता हूँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, हालांकि इस वक्त मैं बाकी सभी लोगों से ज्यादा बेहतर हूँ, मेरी कल्टीवेशन लेवल जो है बाकी के सभी जनरेशन के डिसाइपल से ज्यादा आगे निकल चुकी है। इसके बावजूद मुझे यहाँ पर सबसे बेस्ट मेडिसिनल जड़ी बूटियां नहीं दी जाती, वो सभी की सभी पिल्स जो है वो उस कचरे को दे दी जाती है, वो कचरा जो कल्टीवेट भी नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि उसके ऊपर जितनी मेडिसिन इस्तेमाल की जा रही है वो सारी की सारी बिल्कुल वेस्ट हो रही है, वो जाया की जा रही है क्योंकि वो लड़का इन सारी जड़ी बूटियों और मेडिसिन और पिल्स को एब्जॉर्ब करने के बाद भी अपनी कल्टीवेशन को आगे नहीं बढ़ा पा रहा। वो सिर्फ और सिर्फ एक कचरा और पैदा ही कचरा होने के लिए हुआ था। ठीक है, सभी लोग भी उसे कहते हैं कि ब्रदर फैंग ली तुम वाकई में बहुत ज्यादा महान हो, हमारी जनरेशन के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी में से तुम्हारी कल्टीवेशन सबसे ज्यादा बेहतर है और प्रैक्टिस करने के बाद तुम यहाँ पर जीनियस बनने के लायक और बहुत ही जल्दी तुम फेंग शुई कॉलेज को भी ज्वाइन कर सकते हो, यानी फेंग शुई एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हो जो कि मार्शल आर्ट्स की एकेडमी है। तो टीचर उन सभी से कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर आपस में क्या गॉसिप किए जा रहे हो, मैं यहाँ पर तुम्हें ट्रेनिंग का कह रहा हूँ, तुम सभी लोग आपस में गप्पे लगा रहे हो, चलो जल्दी से अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दो। इसके साथ ही नेक्स्ट सीन में रूम के अंदर का दिखाया जाता है जहाँ पर फैंग हाओ बैठा होता है। तो सॉरी इसका नाम फैंग हाओ है, फैंग लू नहीं। तो फैंग हाओ वहाँ पर बैठा होता है और फैंग हाओ कहता है कि मेरा नाम फैंग हाओ है और तुम सभी लोगों ने जहाँ पर मेरा इंट्रोडक्शन तो सुन ही लिया होगा। वो सभी लोग बाहर जिसके बारे में बात कर रहे थे, जिस कचरे के बारे में, वो मैं ही हूँ और मैं यहाँ पर वाकई में इतनी सारी मेडिसिनल जड़ी बूटियों के साथ आसपास से घिरा हुआ हूँ, यानी कि इस वक्त मैं जिस पानी के अंदर बैठा हुआ इसके अंदर भी बहुत सारी मेडिसिनल जड़ी बूटियां डाली गई हैं ताकि मेरी कल्टीवेशन को बढ़ाया जा सके। लेकिन इसके बावजूद मेरी बॉडी के अंदर जरा से भी निशान दिखाई नहीं देते कि मैं कल्टीवेट कर सकता हूं और मेरी बॉडी के अंदर की कहीं से जमा हुई है। मुझे लगता है कि ये जड़ी बूटियां मेरे पर वेस्ट की जा रही हैं और मुझे भी ऐसा ही लगता है कि जड़ी बूटियां मेरे पर वेस्ट की जा रही है क्योंकि यहाँ पर जितनी भी एनर्जी है वो सारी की सारी मेरी बॉडी के अंदर जाती तो है लेकिन आगे से पता नहीं कहां पर चली जाती है। मुझे ऐसे लगता है कि मेरी बॉडी के अंदर कोई बहुत ही बड़ा कुआं है जो कि सारी की सारी एनर्जी को अपने अंदर समेट लेता है लेकिन उसके बाद वो एनर्जी कहीं पर भी नहीं जाती, यानी मुझे तो मिलती नहीं। तो यहीं पर उसका डॉक्टर भी आता है। डॉक्टर आने के बाद उस पानी को चेक करता है, उसके अंदर जो जड़ी बूटियां होती हैं उनके अंदर से सारी की सारी एनर्जी निकल चुकी होती है। तो डॉक्टर उसे कहता है कि यहाँ पर जितनी भी जड़ी बूटियां डाली गई थी उन सभी का कलर खराब हो चुका है। इसका मतलब यह है कि तुमने इन सारी की सारी जड़ी बूटियों के मेडिसिनल इफेक्ट्स को एब्जॉर्ब कर लिया है लेकिन इसके बावजूद तुम्हारी बॉडी के अंदर कुछ भी बेहतरी दिखाई नहीं दे रही। तो यंग मास्टर मुझे ये बताओ क्या इस बार तुम्हें कुछ फर्क पड़ा है? तो यंग मास्टर उसे कहता है कि नहीं, मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, जितनी भी एनर्जी मेरी बॉडी में जाती है वो वहीं पर जाकर डिसअपीयर हो जाती है। मुझे नहीं पता कि आगे वो कहां पर जाती है लेकिन मुझे लगता है कि अब तुम लोगों को बस कर देना चाहिए। मेरे डैड को भी जाकर इस बारे में बता दो कि आज के बाद से मुझे कोई भी जड़ी बूटियां या फिर स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ वेस्ट है। तुम लोग इन सारी जड़ी बूटियों को या फिर पिल्स को दूसरे स्टूडेंट्स को दे सकते हो। डॉक्टर उसे कहता है कि तुम यहाँ के पैट्रियार्च के बेटे हो, पैट्रियार्च के बेटे होने के नाते वो चाहते हैं कि तुम यहाँ पर कल्टीवेट कर सको और आगे बढ़ सको, इसी वजह से वो तुम्हारे लिए सब कुछ करते हैं। तो वो कहता है कि मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहता कि मेरे लिए ये सब कुछ किया जाए, मैंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि मैं कचरा हूँ, इस दुनिया में मैं कचरा बनने के लिए पैदा हुआ था और मैं कचरा ही रहूंगा। मैं कभी भी अपने फादर की एक्सपेक्टेशंस के ऊपर पूरा नहीं उतर सकता। और इसी के साथ ही वहां से बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद और प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो कहता है कि चाहे मैं यहाँ पर कल्टीवेट नहीं कर सकता, की पावर को गैदर नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैं हमेशा प्रैक्टिस करता रहता हूँ ताकि मैं अपनी फिजिकल बॉडी को मजबूत बना सकूं। मैंने बाकी सभी के मुकाबले में यहाँ पर ज्यादा प्रैक्टिस किया है। अगर वो लोग यहाँ पर किसी भी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग को 50 सेट्स पे परफॉर्म करते हैं तो मैं 100 सेट्स परफॉर्म करता हूँ, यानी कि 100 बार उसको परफॉर्म करता हूँ ताकि मैं अपने आप को परफेक्ट बना सकूं। तो बस अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता हूँ, चाहे मैं कल्टीवेट ना ही कर पाऊँ, चाहे मैं की पावर को हासिल ना ही कर पाऊँ। इसी के साथ उसे पीछे से कुछ डरावनी सी आवाजें आती है। तो वो कहता है कौन है यहाँ पर? फिर साथ ही वो पीछे की तरफ घूमता और कहता है क्या मेरे पीछे कोई है? तो जैसे वो पीछे की तरफ देखता है तो उसे वहां पर एक डीमन दिखाई देता है और उस डीमन को देखने के बाद हमारा फैंग हाओ बहुत ज्यादा घबरा जाता है और एक जबरदस्त चीख मारता है, वहीं पर नीचे गिर जाता है। तो फैंग हाओ जैसे वहां पर नीचे गिर जाता है तो वहां पर एक लड़की होती है जिसने अपने चेहरे के ऊपर मास्क लगाया होता है। वो मास्क हटाती है और उसे कहती है कि ब्रदर देखो तो जरा, तुम्हारी हालत तो देखो, तुम्हें पता भी नहीं चला कब मैं यहाँ पर तुम्हारे पीछे पहुंच आई और मैंने यहाँ
यहाँ पर तुम्हें डरा दिया और देखो जरा तुम कितनी बुरी तरह से डर गए हो। तो वो उसे कहता है कि वैनजिन जो तुम हो वैनजिन, तुम्हें पता है ना कि इस तरह की हरकत से मैं डर जाता हूँ और तुमने यहाँ पर मुझे बहुत ही बुरी तरह से डरा दिया है। तो फेंग हाओ उसे कहता है कि जरा देखो तो सही कि तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल मुझसे ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। सिर्फ और सिर्फ 2 साल बाद मैं तुम्हें देख रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी कल्टीवेशन तो बहुत ज्यादा ऊपर पहुंच चुकी है। मुझे देखो कि मैं आज भी उसी जगह के ऊपर खड़ा हूँ जिस जगह के ऊपर 2 साल पहले खड़ा था, यानी कि आज भी कचरे का कचरा ही हूँ जैसा 2 साल पहले था। तो वो उसे कहते हैं ब्रदर हाओ अपने ऊपर इस तरह की बातें मत किया करो, तुम्हें अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए, तुम्हें अपने ऊपर यकीन रखना चाहिए। फेंग हाओ उसे कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें मेरे बारे में इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो, क्योंकि तुम्हें तो इस वक्त प्रैक्टिस करते होना चाहिए था, तुम्हारी प्रैक्टिस लैकिंग हो रही है, तुम्हें अब प्रैक्टिस करना चाहिए, मेरे पास यहाँ पर आकर मुझसे गप्पे नहीं लगानी चाहिए। तो वो उसे कहते हैं कि मैं इस वक्त प्रैक्टिस ही कर रही होती हूँ। लेकिन एक बहुत ही अच्छी खबर है जो मैं सबसे पहले तुम्हें देना चाहती थी, क्योंकि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, तो मैं यहाँ पर तुम्हें ये खबर देने के लिए आई हूँ। तो फेंग हाओ कहता है कि बताओ क्या खबर है। तो वो उसे कहती है क्या तुमने सुना है कि फेंग शुई कॉलेज से मास्टर डीजिंग यहाँ पर आई हुई है। मास्टर डीजिंग पर्सनली यहाँ पर आई थी और उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे अपने साथ लेकर अपने स्कूल में जाएंगी ताकि मुझे अपना स्टूडेंट बना सके। हमारा फेंग हाओ उसे कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। तो वो उसे कहते हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए भी एक अच्छी खबर है, मैंने मास्टर डीजिंग से तुम्हारे बारे में बात की और उनसे कहा है कि वो तुम्हारा इंटरव्यू ले, अगर तुमने इंटरव्यू को पास कर लिया तो मुझे लगता है कि हम दोनों एक साथ फेंग शुई कॉलेज में जा सकते हैं। फेंग हाओ उसे कहता है कहीं तुम पागल तो नहीं होगी, मैं कल्टीवेशन में सिर्फ और सिर्फ एक कचरा हूँ, मेरे पास कल्टीवेशन की पावर ही नहीं है, तो फिर मैं यहाँ पर इंटरव्यू को कैसे पास कर पाऊंगा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस लायक हूँ कि मैं फेंग शुई कॉलेज में जा सकता हूँ? मैं इस लायक बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो वो उसे कहती है कि हम तुम जा सकते हो और इसी के साथ जो पीछे से आवाज आती है, मास्टर डीजिंग वहां पर आ जाती है और कहती है फेंग शुई कॉलेज एक ऐसा कॉलेज है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग लोग ही जा सकते हैं, अगर तुम्हारे अंदर स्ट्रेंथ है तो फिर तुम वहां पर जरूर जा सकते हो और वहां पर तुम्हें एक्सेप्ट किया जाएगा, लेकिन अगर तुम्हारे पास पावर नहीं है तो फिर इस बारे में सोचना मत, तुम्हें तो वहां पर दरवाजे के ऊपर भी नहीं बिठाया जाएगा, यहाँ तक कि तुम्हें एक नौकर भी बनने नहीं दिया जाएगा। मास्टर डीजिंग यहाँ पर हमारे फेंग हाओ की इंसल्ट कर देती है। वो अपनी स्टूडेंट से कहती है, यानी कि वैनजिन से कहती है कि अगर मुझे पता होता कि तुम यहाँ पर मुझे इस दुनिया के सबसे बड़े कचरे का इंटरव्यू लेने के लिए जहाँ पर लाना चाहती हो और ये तुम्हारा दोस्त है, तो फिर मैं तुम्हें पहले मना कर देती, क्योंकि तुमने मेरा टाइम वेस्ट किया है। ये कचरा कभी भी फेंग शुई कॉलेज को ज्वाइन करने के लायक नहीं है और ना ही कभी लायक होगा। तो वैनजिन उसकी तारीफ करते हुए कहती है कि मास्टर डीजिंग मुझे लगता है कि आपको इसको समझने में गलती हो रही है, ये सिर्फ टेम्परेरीली बीमार है, मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी ये दोबारा से कल्टीवेट करना शुरू कर देगा और इसके टैलेंट्स की वजह से ये बहुत ही महान मास्टर बन जाएगा। तो फेंग हाओ आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि वैनजिन प्लीज रुक जाओ, तुम्हें इनसे और ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है, अगर मैं फेंग शुई स्कूल को ज्वाइन करना चाहता हूँ तो मैं अपनी स्ट्रेंथ से वहां पर जाऊंगा, ना कि किसी की सिफारिश से वहां पर जाने वाला हूँ। इस दुनिया के कुछ लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि वो बहुत ही महान मास्टर्स है, हालांकि उनकी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा एवरेज होती है और उन्हें लगता है कि वो मुझे कचरा समझ सकते हैं, हालांकि वो खुद कचरा होते हैं और वो इस लायक नहीं है कि वो मेरे टीचर बन सके और इस लायक नहीं है कि वो मेरा इंटरव्यू ले सके। जैसे हमारा फेंग हाओ वहां पर उसकी इंसल्ट करता है तो डीजिंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि लड़के तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने यहाँ पर मेरी इंसल्ट की, क्या तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ? मैं फेंग शुई कॉलेज की एक एल्डर हूँ और तुम यहाँ पर मेरी इंसल्ट कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर इस ज्यादा महान हो कि मैं तुम्हारा इंटरव्यू नहीं ले सकती? और इसी के साथ ही वो अपनी सोल पावर को रिलीज करते हुए हमारे फेंग हाओ के ऊपर अटैक करती है। जब वो फेंग हाओ के ऊपर अटैक करती है तो हमारा फेंग हाओ अपने बाजू को सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करता है। वहां पर उसके अटैक को ब्लॉक करता है, साथ ही वो सोच रहा था जो तो अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज कर रही है, प्रेशर के साथ मुझे मारना चाहती है, क्या वाकई में मुझे मार डालेगी? इसके साथ ही हमारा फेंग हाओ उसके अटैक को वहां पर ब्लॉक किया होता है। जब वो उसके अटैक को वहां पर ब्लॉक कर रहा होता है, इसी के साथ ही हमारे फेंग हाओ की बॉडी के अंदर एक स्पेशल सिस्टम है कि वो किसी की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती है। तो मास्टर डीजिंग को यहाँ पर एक झटका लगता है, वो कहती है कि ये यहाँ पर क्या हो रहा है, इसने मेरे अटैक को इतनी आसानी से ब्लॉक कैसे कर लिया? और यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है कि इसने मेरे अटैक को ब्लॉक कर लिया, बल्कि ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये मेरी की पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है। लड़का इतनी तेजी के साथ मेरी की पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है कि अगर मैं यहाँ पर ज्यादा देर तक खड़ी रही तो मैं सारी की सारी एनर्जी को सक कर लेगा और मैं यहाँ से हट भी नहीं पा रही। मास्टर डीजिंग उसे कहती है कि तुम कमीने कहीं के रुक जाओ, अगर तुम यहाँ पर इसको नहीं रोकोगे तो तुम बहुत ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लोगे और उसके बाद ओवरलोड की वजह से तुम मर जाओगे। हमारा डीजिंग जो होता है वहाँ पर और ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जा रहा होता है, हालांकि उसे पता नहीं होता कि वो क्या कर रहा है। तो वो उसे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अंडर एस्टिमेट करने की? वो वहाँ पर बेहोश हो चुका होता है, लेकिन अभी भी वो अनकॉन्शियस स्टेट्स में भी बात कर सकता है, वो उससे यहाँ पर बात कर रहा होता है। तो मिस डीजिंग कहती है कि ये लड़का यहाँ पर बेहोश हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद ये यहाँ पर अभी मेरी एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जा रहा है, मेरे पास अच्छा मौका है, मुझे इसे दूर हटाना होगा। और इसी के साथ ही मास्टर डीजिंग जो होती है उसके ऊपर अटैक कर दिया। जैसे वो फेंग हाओ के ऊपर अटैक करती है तो फेंग हाओ उसके अटैक के साथ हिट होने के बाद पीछे की तरफ गिर जाता है, उसके मुंह से ब्लड निकलता है और वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिरकर वो बेहोश हो जाता है। जबकि वैनजिन भागती हुई उसकी तरफ आगे बढ़ती है और मास्टर डीजिंग वहां पर सोच रही होती है कि अगर इस लड़के ने यहाँ पर मेरी और ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब किया होता तो फिर तो मैं यहाँ पर मारी जाती। हालांकि ये लड़का जो है ये कल्टीवेट नहीं कर सकता, लेकिन मुझे लगता है कि इस लड़की के पास कोई ऐसी पावर है जिसकी वजह से ये किसी की भी की पावर को एब्जॉर्ब कर सकता है। ये लड़का तो बिल्कुल एक मॉन्स्टर की तरह है। वैनजिन भागती हुई फेंग के पास जाती है और कहती है कि मास्टर क्या आपने इसको मार डाला, ये सांस नहीं ले रहा? तो वो उसे कहती है कि नहीं, जब मरा नहीं है, जब अभी तक जिंदा है,
पास इसकी सांस थोड़ी सी धीमी हो गई है। लेकिन अगर तुम वाकई में हमारी फेंग शुई कॉलेज को ज्वाइन करना चाहती हो तो मैं यहाँ पर तुमसे यही कहूंगी कि दोबारा इस लड़के से कभी मत मिलना। अगर मैंने दोबारा तुम्हें इस लड़की के साथ देखा तो तुम्हें यहाँ पर तो बहुत ज्यादा पछतावा होने वाला है, क्योंकि मैं तुम्हें फेंग शुई कॉलेज में एक्सेप्ट नहीं करूंगी। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 01 का एंड करेंगे। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।